हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बैंक रेट यानी कि बैंक दर की सीमाएं। निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक दर प्रायः बहुत कम सफल होती है। नंबर फर्स्ट है साख या मुद्रास्फीति। इसमें सुनिए, जब देश में मुद्रास्फीति के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं तब व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को बहुत लाभ होने लगता है। ऐसी स्थिति में वे कुछ ऊंचा ब्याज भी देने को तैयार हो जाते हैं। अतः बैंक दर में वृद्धि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर सेकंड, अल्प विकसित व्यवस्था। जिन देशों में आर्थिक विकास कम हुआ है वहाँ प्रायः अधिक पूंजी की मांग होती है। अतः बाजार में ब्याज की दरें प्रायः ऊंची होती हैं। इसलिए ब्याज की दरों पर बैंक दर का प्रभाव साधारण ही पड़ता है। नंबर थर्ड, बैंकों के पास उपलब्ध कोषों की मात्रा। यदि व्यापारिक बैंकों के पास पूंजी की अधिक मात्रा होती है तो वे उस पूंजी को उधार देने की चिंता करते हैं। उन्हें केंद्रीय बैंक से तो उधार लेना नहीं होता, अतः ये बैंक दर की परवाह नहीं करते हैं। नंबर फोर्थ, असंगठित मुद्रा बाजार। जिन देशों में मुद्रा बाजार असंगठित होता है या उसमें असंगठित भाग का अधिक प्रभाव होता है, जैसे भारत में साहूकारों का, तो बैंक दर अधिक प्रभावी नहीं हो पाती। नंबर फिफ्थ आता है आर्थिक मंदी का काल। इसमें सुनिए, आर्थिक मंदी के युग में प्रायः वस्तु मूल्यों के गिरने की प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे लोगों को अधिक रकम की आवश्यकता नहीं होती। व्यापार में लाभ कम होने या घाटा होने से उधार लेने का वातावरण नहीं समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक दर बार बार घटाने पर भी साख की मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। नंबर सिक्स, काला धन। जिन देशों में लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में काला धन होता है उनमें लोग बैंकों की ब्याज दरों की विशेष चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें धनी व्यक्तियों से पर्याप्त रकम सुविधापूर्वक मिल जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बैंक दर विकसित देशों में जहां मुद्रा बाजार संगठित होता है अधिक प्रभावशाली होता है। अल्प विकसित या अविकसित देशों में इसका सीमित ही प्रभाव होता है। अब नंबर सेकंड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें सुनिए, डी कॉक के अनुसार विस्तृत अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है, किंतु संकुचित अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन के क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली आती है। खुले बाजार क्रियाओं की कार्यप्रणाली इस प्रकार है, जिस प्रकार केंद्रीय बैंक यह देखता है कि बाजार में साख का विस्तार तेजी से हो रहा है और उसे रोकने की आवश्यकता है, तब वह सरकारी प्रतिभूतियां बेचने लगता है। यह प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंक खरीद लेते हैं। प्रतिभूतियां खरीदने पर सरकार उन्हें रकम केंद्रीय बैंक को चुकानी पड़ती है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों के नकद कोष केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाते हैं। नकद कोष कम होने से व्यापारिक बैंकों की उधार देने की शक्ति कम हो जाती है। जब केंद्रीय बैंक देश में साख का विस्तार करना चाहता है तो वह बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी विनिमय आदि खरीदना प्रारंभ कर देता है। इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, बैंकों में जमा राशि भी बढ़ जाती है, अतः उनकी साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तब सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने लगता है, और जब वह साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियां बेचने लगता है। खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य अथवा वे दशाएं जिनमें इन्हें अपनाया जाता है
बैंक दर नीति को सफल बनाने के लिए, पूंजी का निर्यात रोकने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य को ऊंचा बनाए रखने के लिए, स्वर्ण के आयात और निर्यात प्रभावों को समाप्त करने के लिए, लोगों का बैंक पर विश्वास बनाए रखने के लिए अथवा बैंकों पर दौड़ को रोकने के लिए। अब आता है इसमें सफलता के लिए आवश्यक तत्व। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है विकसित मुद्रा बाजार। देश का मुद्रा बाजार विकसित होना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की निरंतर मांग हो ताकि प्रतिभूतियां बेचने में कोई कठिनाई न हो। ऐसा होने पर केंद्रीय बैंक नियमित रूप से प्रतिभूतियां खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 2 आता है स्कंद विनिमय बाजार। इसमें सुनिए, देश में अच्छे स्टॉक एक्सचेंज स्कंद विनिमय बाजार होने चाहिए जिनमें अंश, ऋण पत्र तथा दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन होता हो। ऐसा होने से सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां बिकने में आसानी रहेगी। नंबर 3, प्रतिभूतियां रखने की आदत। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय तभी अधिक मात्रा में हो सकता है जब व्यापारिक बैंकों में केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने की इच्छा एवं आदत हो। नंबर 4, मूल्यों में स्थायित्व। खुले बाजार की क्रियाएं तभी सफल हो सकती हैं जबकि प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थायित्व बना रहे। अतः केंद्रीय बैंक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में विशेष कमी या वृद्धि न होने पाए, अन्यथा खुले बाजार की नीति में सफलता मिलना कठिन होगा। इसकी सीमाएं हैं, खुले बाजार की क्रियाएं अल्प विकसित या अविकसित देशों में विशेष सफल नहीं हो पाती क्योंकि इन देशों में मुद्रा तथा पूंजी बाजार कम विकसित होते हैं। बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों में कोष रखने की आदत कम होती है, वहाँ सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। अब नंबर 3 आता है वेरिएबल रिजर्व रेशो, परिवर्तनशील कोषानुपात। इसमें सुनिए, केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को उधार देने तथा उनके बिलों की कटौती की सुविधा देते हैं। इसके बदले व्यापारिक बैंक को अपने चालू वर्ष एवं स्थायी जमा का कुछ प्रतिशत नकद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक को इस जमा प्रतिशत में परिवर्तन का अधिकार होता है। जब केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा कम करना चाहता है तो उक्त जमा प्रतिशत में वृद्धि कर देता है जिससे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है। इसके विपरीत जब साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो नकद कोषों के प्रतिशत में कमी कर दी जाती है जिससे बैंकों की साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। इसकी सीमाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात शस्त्र की सफलता की कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नकद कोषों की अधिकता। इसमें सुनिए, यदि व्यापारिक बैंकों के पास अधिक मात्रा में नकद कोष है तो जमा कोषों का प्रतिशत बढ़ाने पर भी बैंकों की उधार देने की शक्ति में कमी नहीं होगी। नंबर 2, तरल विनियोगों की मात्रा। यदि व्यापारिक बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तरल विनियोग है तो केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक रकम मांगे जाने पर व्यापारिक बैंक कुछ प्रतिभूतियां बेच देंगे और पहले की भांति उधार देते रहेंगे। नंबर 4 आता है लिक्विडिटी रेशो यानी कि तरल कोषानुपात। सभी देशों के व्यापारिक बैंक अपनी कुल संपत्ति का कुछ भाग तरल रूप में रखते हैं। कुछ देशों में तरलता का प्रतिशत कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे भारत के बैंकों को अपनी संपत्ति का कम से कम 25% भाग तरल रूप में, नगद अन्य बैंकों में जमा याचना राशि, बिल तथा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। इस कोषानुपात में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। यदि तरल कोषों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों की उधार देने की शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि तरल कोषों के प्रतिशत में कमी कर दी जाए तो बैंकों की उधार देने की शक्ति बढ़ जाती है। नंबर बी आता है इसमें क्वालिटेटिव मेथड यानी कि गुणात्मक विधियां। संसार के मौद्रिक इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि केवल परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग ही साख पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, वरन गुणात्मक विधियों का भी प्रयोग
आवश्यक है। गुणात्मक विधियां साख के वास्तविक व्यवहार से संबंध रखती हैं और निम्न हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसमें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स यानी कि चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रणों में मुख्य निम्नलिखित हैं। अब इसमें नंबर 1 है भिन्न कटौती दरें। केंद्रीय बैंक अलग अलग प्रकार के विनिमय बिलों पर अलग अलग कटौती दरें लेता है। कई देशों में निर्यात तथा कृषि बिलों पर कम कटौती काटी जाती है और अन्य बिलों पर कटौती की दरें ऊंची होती हैं। इससे कुछ क्षेत्रों के लिए सरल एवं सस्ती साख मिल जाती है और शेष क्षेत्रों को कठिन शर्तों पर तथा महंगी साख मिलती है। नंबर 2 आता है नकद कोषों में रियायत। व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जो नकद कोष रखने पड़ते हैं उनमें भी कभी कभी रियायत दे दी जाती है। उदाहरण के तौर पर यह नियम बनाया जा सकता है कि इस्पात उद्योग को कोई जितनी रकम ऋण के रूप में देगा उस रकम को केंद्रीय बैंक में जमा की तरह मान लिया जाएगा। इससे व्यापारिक बैंक उस उद्योग को ऋण देने लगता है क्योंकि ऋण पर ब्याज मिलता है और केंद्रीय बैंक के पास जो रकम जमा की जाती है वह बिना ब्याज रखनी पड़ती है। नंबर 3 आता है आयात पूर्व जमा। जब सरकार आयातों को निरुत्साहित करना चाहती है तब व्यापारियों को आदेश दे दिया जाता है कि वे जितनी रकम का माल आयात करेंगे उसका कुछ भाग नकद में केंद्रीय बैंक में जमा करना पड़ेगा और व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दिया जाता है कि केंद्रीय बैंक में जमा होने वाली रकम व्यापारी को उधार नहीं देंगे। नंबर 4 आता है ऋणों पर नियंत्रण और उनकी जांच। कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर किसी विशेष क्षेत्र में ऋण देने पर रोक लगा देता है। उदाहरण के लिए यदि अनाज की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और व्यापारी बैंकों से उधार लेकर अनाज खरीद रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दिया जा सकता है कि वे अनाज संग्रह हेतु ऋण नहीं दे सकते। नंबर 5 आता है उपभोक्ता साख का नियमन। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को नियंत्रित करना है जिससे वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ते और साख का अधिक प्रसार नहीं हो पाता। नंबर 6 आता है सीमांतर में वृद्धि। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि वस्तुओं की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर पहले से अधिक सीमांतर रखे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।